हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपना एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, और उसमें कल हमने पढ़ा था बिलीव्स, और उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए, बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कुछ और टाइप के भी बिलीव्स होते हैं। इन्फरेंशियल बिलीफ, इंट्यूटिव बिलीफ, इम्प्लिसिट बिलीव्स और एक्सप्लिसिट बिलीव्स, इनको भी देखें। सो इन्फ्रेंशियल बिलीफ वो बिलीफ होता है जो कि रीजनिंग, एनालिसिस और एविडेंस के बेसिस पे फॉर्म होता है। ये किसी फीलिंग या ब्लाइंड एक्सेप्टेंस पे बेस्ड नहीं होता। यहाँ पे एक इंसान जो है वो फैक्ट्स को देखता है, उनको लॉजिकली कनेक्ट करता है और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। So, तो ये कैसे बनता है? लॉजिक से। ओके, और इसमें कोई बायस नहीं होता। सिंपल हम ये पूछते हैं कि एविडेंस क्या दिखा रहा है, लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, और कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे इफेक्टिव है या सबसे फेयर। फैक्ट्स, रीजनिंग, कंक्लूजन, और इससे आपका बना बिलीव। एग्जाम्पल देखे तो एक सिविल सर्वेंट है, एक आईएएस है, तुम ही हो, बन गए चीता ही क्या है। तो वो नोटिस करता है कि अगर हम सब्सिडी को कैश में देते हैं तो उसमें मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे बेनिफिशियरी जो होते हैं ना, उन तक या तो अमाउंट पहुंचता ही नहीं है या बहुत कम पहुंचता है, क्योंकि लीकेजेस बहुत ज्यादा है। तो ये सारा डेटा जो है वो एनालाइज करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई लीकेज हो रहा है। तो सारे फैक्ट्स एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूड करते हैं कि ये सब बंद करके, कैश में सब्सिडी देनी बंद करके, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे और सीधा बैंक में पैसा डालेंगे। तो ये एक इन्फ्रेंशियल बिलीफ है, बिकॉज ये लॉजिक और एविडेंस पर बेस्ड है। तो ये एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों मैटर करता है? बिकॉज इट सपोर्ट्स रेशनल डिसीजन मेकिंग। ओके, इफ अगर कोई डेटा दिखाता है कि कोई स्कीम में हाई करप्शन है, तो ऑफिसर उस पर रिफॉर्म सपोर्ट करेगा। अगर एविडेंस दिखाता है कि पॉलिसी जो है वो गरीबों को और इफेक्टिवली हेल्प करती है, तो ऑफिसर उसको रिकमेंड करेगा। और जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन है, इट रिलाइज ऑन रीजनड बिलीव्स मोर देन ऑन प्रेजुडिस्ड इम्पल्स और हियर से कि हाँ ऐसे होता है जी, ऐसे होता है जी। इसकी जगह आप एक्चुअल एविडेंस, लॉजिक, इन सब चीजों पे रिलाई करोगे। सो why inferential beliefs are more reliable? Because again they are based on evidence, not on assumption. They use logical reasoning, not impulse, और इनको हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। और इनकी वजह से हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो फेयर होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और एथिकल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इंट्यूटिव बिलीफ। तो इंट्यूशन होती है ना हमारी गट फीलिंग, तो इंट्यूटिव बिलीफ भी उसी से रिलेटेड है, और ये इमीडिएटली अपीयर करते हैं बिना कोई स्टेप बाय स्टेप लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस एक गट फीलिंग आती है, हमको अंदर से फील होता है कि कुछ चीज सही है या नहीं है, बिना किसी कॉन्शियस एनालिसिस के। इट इज अ काइंड ऑफ बिलीफ जो कि एक क्विक मेंटल इंप्रेशन से आता है रेदर देन फॉर्मल लॉजिक। माइंड एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और फट से एक जजमेंट पे आ जाता है, जिसको कि वो इंस्टेंटली एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो इन्फ्लुएंशियल बिलीफ जो था वो रीजनिंग से आ रहा था, बट इंट्यूटिव बिलीफ कि यार मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि ये सही है। ओके, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। एक सिविल सर्वेंट है, ये बैठे हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो इनके पास एक लेडी आती है, तो लेडी की भाव भंगिमा, हाव भाव देख के इनको एकदम से इंट्यूटिव बिलीफ होता है कि शी सीम्स ट्रस्टवर्दी। तो ये जो ऑफिसर है ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि भाई किस वजह से मुझे लगता है कि शी इज ट्रस्टवर्दी। अब तुम कहोगे "हाँ, लड़की है सर", बट नहीं, समझदार आदमी हो तो और ज्यादा होशियार हो जाएगा। तो इनकी जजमेंट जो है, हो सकता है इन मैडम की टोन्स, इनकी वॉइस की टोन से, इनके फेशियल एक्सप्रेशन से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इन सब चीजों से इंस्पायर्ड हो, बट ही कांट एक्सप्लेन इट कि व्हाई शी सीम्स ट्रस्टवर्दी टू हिम। अब एक टीचर मिलता है तुमको, ओके, और तुम्हें इमीडिएट लगता है कि उनकी मूछें देख के, चश्मा देख के, कोट टाई वगैरह देख के तुम्हें एकदम से इंट्यूशन आता है कि यार ये बंदा ना बहुत स्ट्रिक्ट होगा, चाहे वो बहुत फनी टीचर ही हो बाद में, बट तुम्हें लगता है कि यार वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा बंदा। कोई फॉर्मल रीजनिंग नहीं है इसके पीछे, बस दिमाग ने एक अजम्पशन, इंप्रेशन बना लिया। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं इंट्यूटिव बिलीफ के? कि एक तो ये फास्ट होता है, एकदम से आते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, तुम कोशिश नहीं करते हो इस पे पहुंचने की, इट इज ऑटोमेटिक। और ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारे पापा, दादा, तुम्हारे कोई अंकल जो इस तरह के दिखते हो और स्ट्रिक्ट हो, तो इसलिए टीचर को भी देख के तुम्हें लगा कि ये स्ट्रिक्ट है।
एक दूसरा इसका क्या फीचर है कि इट कैन बी यूजफुल व्हेन डिसीजंस मस्ट बी मेड क्विकली। बट इसका एक नुकसान है कि इसमें एरर भी हो सकता है, बिकॉज इसमें कोई केयरफुल एनालिसिस आपने नहीं किया है। सो सिविल सर्वेंट्स के लिए कब काम आ सकते हैं? तो कोई इमरजेंसी हो जहां पे कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, टाइम लिमिटेड है, तो वहां पे आपके जो इंट्यूटिव बिलीव्स हैं वो काम आ सकते हैं कि ओके दिस सीम्स राइट इन दिस मोमेंट सो आई शुड डू दिस। बट अगर इनको आप एकदम अनचेक छोड़ दोगे कि हाँ सिर्फ इंट्यूशन पे ही आपका काम चले जा रहा है, तो आप अनफेयर भी हो सकते हो, क्योंकि क्विक इंप्रेशन जो है वो कई बार गलत जजमेंट भी दिलवा देती है इंसान। अब इसको कब यूज करना है और कब आपको कॉशियस रहना है? तो इसको वी यूज इट एज अ फर्स्ट इंप्रेशन एंड नॉट एज अ फाइनल कंक्लूजन। और हमें अपने जो इंट्यूटिव बिलीफ्स हैं उनको वेरीफाई करना चाहिए थ्रू फैक्ट्स, रीजनिंग, एविडेंस एंड बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। यानी कि इंट्यूटिव बिलीफ आया तो उसको आपको ले जाके जो पहले वाला था हमारा इन्फ्रेंशियल बिलीफ उसमें बदलना है। ओके। दूसरा है इसके कब हमको कॉशियस रहना है। तो हमेशा आपके जो पोटेंशियल बायस हैं जैसे जेंडर बायस, कास्ट बायस, रीजन बायस, लैंग्वेज बायस, अपीयरेंस और पास्ट स्टीरियोटाइप, कि हाँ आप ऑफिसर हो और आपके पास आपकी कास्ट का बंदा है तो आप सोच लो अरे ये तो ट्रस्टवर्दी लग जाए, क्या पता कोई नहीं हो, स्मगलर हो अगला। तो यहाँ पे आपको इस तरह से अपने इंट्यूटिव बायस में नहीं फंसना है। अपने माइंड को ट्रेन करना है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट को एनालिसिस के साथ बैलेंस कर सको, ताकि आप एक फेयर और एथिकल गवर्नेंस प्रोवाइड कर सको। ओके। सो गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू इंट्यूशन एंड रीजनिंग एंड एविडेंस एंड एथिक्स। अब कोई पुलिस वाला है उसके लिए इंट्यूशन बहुत जरूरी होती है। ओके, बिकॉज उसको सस्पेक्ट से बात करनी होती है, मोस्टली इंट्यूशन ही काम आती है। सबूत वगैरह सब बाद में जुटाए जाते हैं कि ये है ना, ये हस्बैंड लग रहा है इसका, इसी ने मारा होगा, इसकी बातों से लग रहा है। ओके। तो फिर वो उसके खिलाफ सबूत जुटाना शुरू करते हैं, तो इंट्यूटिव बिलीफ भी काम आती है। तीसरे होते हैं आपके इम्प्लिसिट बिलीफ। तो इम्प्लिसिट बिलीफ क्या होता है कि ये आपकी जो कॉन्शियस अवेयरनेस है ना उसके नीचे काम करता है। एक इंसान को पता नहीं होता कि ये बिलीफ मेरे अंदर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, बट स्टिल ये बिलीफ उसकी जो परसेप्शन है, उसकी जजमेंट है, उसके एक्शन है, उन सबको इन्फ्लुएंस करता है। साइकोलॉजी में इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू इम्प्लिसिट बायस एंड ऑटोमेटिक सोशल एसोसिएशन। तो इसको समझते हैं ये कैसे होता है। So implicit belief is like an invisible rule in mind. एक बंदा ओपनली नहीं कहेगा कि ये मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। इवन तुम उससे पूछोगे भी ना कि डू यू बिलीव इन दिस, तो वो डिनाई भी कर सकता है, बट वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसको पता ही नहीं है कि ये उसका बिलीफ है। और ये बिलीफ जो होते हैं ये ऑटोमेटिक और अनइंटेंशनल होते हैं। तो ये बनते क्यों है? पहले एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो ये है, ये बंदा जो है इसके कॉलेज में एक टीचर थे, वो दाढ़ी रखते थे और इसको रोज पीटते थे। फिर ये कॉलेज में, ये स्कूल में टीचर थे, फिर ये कॉलेज में चला गया। कॉलेज में इसके सीनियर थे, वो सब दाढ़ी रखते थे और वो इसको रोज रैगिंग करते थे, पीटते थे। फिर एक दाढ़ी वाले प्रोफेसर ने इसको वाइवा में फेल कर दिया। ओके। फिर इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी भी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आती थी, तो ये वो भी इसको धोखा दे के चली गई। तो अब इसका एक अनकॉन्शियस जजमेंट है कि भाई दाढ़ी वाले सब लोग ना बेकार ही होते हैं। तो ये बन गया डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अब इसके पास कोई बंदा आता है, या फिर ये किसी कंपनी का मैनेजर बन गया, एचआर बन गया। इसके पास एक बंदा आता है जॉब के लिए, आईआईटी पास आउट है, अच्छा खासे मार्क्स हैं, बहुत ही अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे से बात कर रहा है, अच्छी फैमिली का है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। बट स्टिल इसको लग रहा है यार कुछ तो गलत है इस बंदे में। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर एक अनकॉन्शियस जजमेंट है, एक इसके मन में इम्प्लिसिट बिलीफ है कि दाढ़ी वाले लोग जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते। ओके। सो ये इसको रिजेक्ट कर देगा। बट अगर कोई इस बंदे से पूछे डू यू डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन अपीयरेंस, तो ये कहेगा कि नहीं मैं तो अपीयरेंस के बेस पे तो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। इससे तुम ये भी पूछो कि भाई दाढ़ी वाले बंदे क्या गंदे होते थे, नहीं यार सब अपने होते हैं। बट इसका एक इम्प्लिसिट बिलीफ है जो इसकी कॉन्शियसनेस के लेवल के नीचे एक्ट कर रहा है, जिसमें इसको लगता है कि ये जो लोग दाढ़ी रखते हैं ये बेकार। ओके। ये बहुत ही डम एग्जांपल था, आगे देखेंगे और। अब मान लो ये, अब हम देखते हैं कि ये बिलीव्स बनते कैसे हैं। तो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस एंड सोशल कंडीशनिंग, जैसे इसके टीचर भी दाढ़ी रखता था, फिर इसके सीनियर भी दाढ़ी रखते थे, फिर इसका प्रोफेसर भी दाढ़ी रखता था, फिर इसकी गर्लफ्रेंड की भी दाढ़ी थी, तो ऐसे रिपीटेड एक्सपीरियंस थी ना।
और सोशल कंडीशनिंग। दूसरा है कि फिर मेंटल एसोसिएशन बन जाती है कि हर जगह दाढ़ी से धोखा मिला है इसको या थप्पड़ मिले हैं, तो इसकी मेंटल एसोसिएशन बन गई दाढ़ी इज इक्वल टू डेंजर। अब इससे इसका एक बिलीफ डेवलप हो गया, ऑटोमेटिक बिलीफ। दाढ़ी देखते ही इसको ट्रॉमा जग जाता है भाई, पीटीएसडी हो जाती है। और ये इतना डीप रूटेड हो गया, इसके एनिमल ब्रेन में चला गया कि अब इसको पता ही नहीं है कि जब ये किसी दाढ़ी वाले को देखता है तो इसके अंदर कौन सी भावनाएं जागृत होती हैं, इसको डर लगता है, इसकी पीटीएसडी जाग जाती है, इसके ट्रॉमा जो है पुराने, इसके जख्म हरे हो जाते हैं, बट इसको पता नहीं है। इसको बस एक वो होता है कि गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं इसके, इसको ट्रस्ट नहीं होता दाढ़ी वाले लोगों पे। तो इसकी जो जजमेंट्स है ना, वो अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस हो जाती है। फनी किस्सा बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, तो उसकी गर्लफ्रेंड की वरुण नाम के लड़के से शादी होगी। तो उसके बाद से उसको वरुण नाम का जो भी बंदा मिलता ना, तो वो उसको ना सबकॉन्शियसली, उसे भी नहीं पता था कि भाई मैं इस बंदे से क्यों नफरत करता हूँ, ओके, बट उसको वरुण नाम के बंदों से नफरत होगी। तो ये उसका इम्प्लिसिट बायस। एक और एग्जांपल देखते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। मान लो ये ऑफिसर साहब हैं, इनको लगता है कि विमेन है ना वो फील्ड वर्क नहीं कर सकती। और दूसरा इनको लगता है कि कुछ कम्युनिटीज होती हैं, कुछ रिलीजन होते हैं, कास्ट होते हैं जो कि डिसिप्लिन्ड नहीं होते, दे आर लेस डिसिप्लिन। तो जब इसके पास इंटरव्यू के टाइम पे कोई फीमेल कैंडिडेट आएगी या कोई उस कम्युनिटी का बंदा आएगा, तो ये अननोइंगली ही उनसे टफर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, उनको अलग दूसरे कैंडिडेट से अलग तरीके से रेट करेंगे, मार्क देंगे, और उनको डिफरेंटली ये परसीव करेंगे उनकी आइडेंटिटी को। बट इनको लगेगा, जेन्युइनली इनको लगेगा कि मैं तो ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट कर रहा हूँ। ये नहीं सोचेंगे मैं इसको कम मार्क्स दे रहा हूँ क्योंकि ये लड़की है, या मैं इससे टफर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर कास्ट का है, पर्टिकुलर रिलीजन का है। नहीं, अपने मन में वो भाई साहब ऑब्जेक्टिव है, बट उसकी जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो थिंकिंग है, इम्प्लिसिट बिलीफ है, उसमें वो ही इज बीइंग बायस्ड, ओके, हिडन बिलीफ्स की वजह से। तो अब ये डेंजरस क्यों है, खास करके सिविल सर्वेंट्स के लिए? इम्प्लिसिट बिलीफ्स आर डेंजरस बिकॉज ये इनविजिबल होते हैं, ओके, टू द डिसीजन मेकर। अगर पर्सन को पता पता है कि भाई मैं बायस्ड हूं, तो उसको हम सही कर सकते हैं। बट अगर उसको लगता है कि मैं न्यूट्रल हूं, बट सबकॉन्शियस लेवल पे वो बायस्ड है, उसका इम्प्लिसिट बिलीफ जो है वो उसको बायस बनाता है, तो उसको हम सही नहीं कर सकते, वो खुद को भी सही नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से जो इम्प्लिसिट बिलीफ होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट, वेलफेयर डिलीवरी और रिक्रूटमेंट में, कि आप अपने इम्प्लिसिट बिलीव्स को जाने और समझे। आपके भी इम्प्लिसिट बिलीव्स होंगे, सो बैठ के सोचना कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप इम्प्लिसिटली बिलीव करते हो, जो आपके डिसीजंस को सबकॉन्शियसली अफेक्ट करते हैं, क्या आपके इनविजिबल बायसेस से। ओके, ये जो डेफिनेशन है यूपीएससी के लिए माल मसाला है, आप वहां पे लिख सकते हो। ओके, अब अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फिर से बता दूं, इम्प्लिसिट बिलीफ जो हमें नहीं पता, और नेक्स्ट जो आएगा वो है एक्सप्लिसिट बिलीफ। तो अब देखते हैं पहले इम्प्लिसिट बिलीफ फॉर्मेशन थ्रू मीडिया रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होता है कि हमको ना बार बार फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है कुछ कैरेक्टर्स के माथे पे तिलक लगा रखा है, ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे हैं, पूजा की थाली है, घंटी है, आरती उसके बैकग्राउंड में बज रही है, या फिर कोई मंत्र बज रहा है। और ऐसे बंदे को हमेशा विलन दिखाएंगे, क्रिमिनल दिखाएंगे, रेपिस्ट दिखाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट दिखाएंगे, टेररिस्ट दिखाएंगे, मैनिपुलेटिव पर्सन दिखाएंगे। ओके, ये मीडिया में होता है फिल्म में। तो अब बार बार जब तुम इन चीजों को देखते हो, तो कुछ व्यूवर्स की एक अनकॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस रीजनिंग, एक बिलीफ डेवलप हो जाता है कि जो लोग आउटवर्डली रिलीजियस दिखते हैं वो डेंजरस होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं, हिपोक्रिटिकल होते हैं और वायलेंट होते हैं। अब ये जो व्यक्ति है ये कभी कॉन्शियसली इस बिलीफ को लाउडली नहीं कहेगा, बट फिर भी सबकॉन्शियसली ये इस पे बिलीव करेगा। ठीक है, कि जब भी इसको कोई रिलीजियस पर्सन मिलेगा, कोई पंडित जी मिलेंगे, तो ये उनको ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक इम्प्लिसिट बिलीफ है कि जो आउटवर्डली रिलीजियस लोग होते हैं वो डेंजरस होते हैं। सो किस तरह से बिलीव करते हैं ये, वो किस तरह से वर्क करते हैं इम्प्लिसिट बिलीफ? रिपीटेड आपने रिप्रेजेंटेशन देखी मीडिया में, देन आपकी एक ऑटोमेटिक मेंटल एसोसिएशन बन गई, देन वहां से आपका एक स्टीरियोटाइप बन गया, और वहां से आपने आपकी जो एक जजमेंट है, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस जजमेंट है, वो डेवलप हो गई है। अब ये एथिकली क्यों मैटर करता है? बिकॉज मीडिया का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है
और मीडिया में जो चीज हमें बार बार दिखाई जाती है वो हमारी अजम्पशंस को नॉर्मलाइज कर देती है। कुछ कम्युनिटीज हैं, उनकी अपीयरेंसेस, उनकी आइडेंटिटीज को अगर रिपीटेडली नेगेटिव दिखाया जाता है तो सोसाइटी जनरली इंटरलाइज कर लेती है इन पैटर्न्स को और रियलिटी को भी वैसे ही देखना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से प्रेजुडिस बन जाता है, सोशल डिस्ट्रस्ट बन जाता है, बायस जजमेंट आ जाती है, अनफेयर ट्रीटमेंट होता है और पोलराइजेशन तो भाई होता ही होता है। अब एक सिविल सर्वेंट है जो कि इम्प्लिसिट स्टीरियोटाइप से ग्रसित है, तो वो अपने सिटीजन्स को डिफरेंटली जज करेगा। वो सर्टेन कम्युनिटीज और ग्रुप्स की तरफ जो है ज्यादा सस्पिशियस हो जाएगा, उन लोगों को अनइक्वल एम्पैथी से ट्रीट करेगा, और वो जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होंगे ना वो भी बायस्ड होंगे। सो देयरफॉर एथिकल गवर्नेंस जो होगी उसमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें पता हो कि हमारे इम्प्लिसिट बिलीव्स क्या है। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप सिचुएशन में उस पर क्रिटिकली थिंक कर सको कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, जो मैं सोच रहा हूँ वो क्यों सोच रहा हूँ। आपकी जो जजमेंट्स हैं वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। और अब अपने जो हिडन बायसेस हैं उनका एक कॉन्शियस एग्जामिनेशन करो कि मैं इस कंक्लूजन पे आया तो क्यों आया, इस पर्सन को देख के अगर मुझे डिस्कम्फर्ट फील हुआ तो क्यों हुआ, क्या ऐसी चीज है। और इंडिविजुअल्स को स्टीरियोटाइप से सेपरेट कर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब है आपके एक्सप्लिसिट बिलीफ्स। तो एक्सप्लिसिट बिलीफ्स जो होते हैं ना, ये वो बिलीफ होते हैं जिनके बारे में एक इंसान अवेयर होता है, उनको वो बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, और जरूरत पड़े तो डिफेंड भी कर सकता है। ये छुपे हुए नहीं होते हैं, बल्कि ये एक पर्सन की डेलिबरेट थिंकिंग और सेल्फ एक्सप्रेशन का पार्ट होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो एक्सप्लिसिट बिलीफ इज व्हाट अ पर्सन नोस एंड व्हाट दे से दे बिलीव, यानी कि वो कहेंगे कि भाई मैं जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, या मैं बिलीव करता हूँ कि मैरिट शुड डिटरमाइन प्रमोशंस नॉट रिजर्वेशन, या मैं बिलीव करता हूँ करप्शन जो है वो मॉरली गलत है। और ये इंसान अपने बिलीव्स का अवेयर है, ये बिलीव्स इम्प्लिसिट नहीं है जैसे पिछले केस में थे कि बंदे को पता ही नहीं था। ये एक्सप्लिसिट बिलीफ है और ये बता सकता है कि मैं इन चीजों में क्यों बिलीव करता हूँ, इनके पीछे का रीजन भी बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बता सकता है कि आई सपोर्ट जेंडर इक्वालिटी बिकॉज इक्वल अपॉर्चुनिटी इज फेयर एंड इट इम्प्रूव द सोसाइटी। अब ये एक एक्सप्लिसिट बिलीव है जो कि कॉन्शियस है, विजिबल है और वर्बलाइज्ड है। ओके, अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो जो नाम है, कॉन्शियस बिलीफ है ये। ओके, एक्सप्लिसिट जो बिलीफ है वो कॉन्शियस है, यानी कि एक इंसान को पता है कि वो किस चीज में बिलीव करता है। दूसरा है ये वर्बलाइज्ड है, वो इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि वो इम्प्लिसिट बिलीफ को नहीं कर सकता। तीसरा है इसको एग्जामिन करना बहुत आसान होता है, दूसरे लोग इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इसका लॉजिक टेस्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई तेरा ये बिलीफ गलत है। ओके, और इसके बाद इसको चैलेंज करना भी इजी होता है क्योंकि ये विजिबल होता है, इसलिए इसको करेक्ट भी किया जा सकता है रीजनिंग से, एजुकेशन से और डिस्कशन से। मान लो कोई जात पात में मानता है और कहता है कि हाँ भाई हमारी जात सबसे ऊंची है, तो आप उसके इस एक्सप्लिसिट बिलीफ को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप उसको समझाने की कोशिश कर सकते हो, आप लॉजिक दे सकते हो, सब कर सकते हो। बट अगर वो मानता तो है जात पात में, बट वो कहता है नहीं नहीं मैं कहाँ मानता हूँ, उसको पता ही नहीं है कि वो मानता है, बट उसके जो डिसीजंस हैं वो बायस्ड है, तो उसको आप नहीं समझा सकते, इसको नहीं चेंज कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में देखें तो अब ये आईएएस साहब हैं, ये मानते हैं कि पब्लिक सर्विस शुड बी इम्पार्शियल, women should be given equal opportunity and welfare should reach the poorest। अब ये सब जो बिलीफ्स हैं ये इनका एथिकल कंडक्ट जो है उसको गाइड करते हैं, तो अगर ये इसको सिंसियरली हेल्ड करें और तो ये इनके एक्शन में भी दिखेंगे। और ये एक्सप्लिसिट बिलीफ्स हैं क्योंकि ये खुल के कहते हैं कि दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। ओके, तो एक्सप्लिसिट बिलीफ जो हैं ये क्यों मैटर करते हैं एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इनकी वजह से ऑब्वियसली पॉलिसीज डिसीजन ये सब शेप होते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है क्योंकि ओपनली उसको स्टेट किया जाता है। सिटीजन्स एंड कलीग कैन एक्सप्लिसिट एक्सपेक्ट कंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस, कि भाई आप जो कह रहे हो क्या आप वो कर रहे हो, क्या ये जो सिटीजन्स चार्टर पे लगाया हुआ है क्या ये एक्चुअल में हो रहा है, क्या अगर ओम्बड्समैन को 24 घंटे के अंदर मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना था तो क्या वो कर रहे हैं। ओके, सो और इससे इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस इट रिक्वायर्स अलाइनमेंट बिटवीन बिटवीन बिलीव्स, डिसीजंस एंड एक्शन।
सो एथिकल गवर्नेंस जो है इट डज नॉट ओनली रिक्वायर राइट बिलीफ बट ऑल्सो राइट एक्शन. ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्शन बेस्ड ऑन राइट बिलीफ. ओके. अब हाउ एक्सप्लिसिट बिलीफ इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्लिसिट बिलीफ. देखो कुछ तो समझ आ गया होगा, कुछ और समझ लेते हैं. तो क्या होता है, जो आपके एक्सप्लिसिट बिलीफ होते हैं वो होते हैं कॉन्शियस और नॉन. यानी कि एक जो पर्सन है वो अवेयर है कि मेरा क्या बिलीफ है. ओके. और वो उसको ओपनली बताता है कि भाई फॉर एग्जांपल आई ट्रीट एवरीवन इक्वली, या फिर मेरिट शुड बी बेस्ड ऑन प्रमोशंस नॉट रिजर्वेशंस, या फिर करप्शन जो है वो गलत चीज है. दूसरा एक्सप्लिसिट बिलीफ वर्बल होते हैं, आर्टिकुलेटेड होते हैं, आप उनको वर्ड्स में बता सकते हो. तीसरा कि भाई वो विजिबली ऑब्जर्वेबल होते हैं, आप उनको देख सकते हो, दूसरों को कहते हुए एग्जामिन कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, और उनको चैलेंज भी आप कर सकते हैं. ओके. सो दे आर कॉन्शियस, openly stated, visible to self and others, easy to examine and question, and guide actions consciously. वही दूसरी तरफ जो आपके implicit beliefs होते हैं वो हिडन होते हैं, सबकॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, आपकी अवेयरनेस लेवल से नीचे वो एग्जिस्ट करते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि वो बिलीफ एग्जिस्ट करता है. वो वर्बलाइज नहीं होते, उनको आप वर्ड्स में नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये अनइंटेंशनल होते हैं. ये इनविजिबल होते हैं और ऑटोमेटिक होते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड में साइलेंटली और ऑटोमेटिकली काम करते हैं. और इनको डिटेक्ट करना और चैलेंज करना हार्डर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली डिटेक्ट नहीं कर पाओगे तो चैलेंज कैसे करोगे. इंसान से लड़ना आसान है बट भूत से थोड़ी ना लड़ोगे, बिकॉज तुम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, तो पीछे से आगे रैप्टा मार देगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं. सिमिलरली ये तुम्हारे इम्प्लिसिट बिलीफ जो हैं ये डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो तुम इनको चैलेंज भी नहीं कर पाओगे. सो unconscious, not expressed, hidden from awareness, difficult to detect and examine, influences actions unconsciously and changes go through. अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी आ सकती है कि एक इंसान है ये एक्सप्लिसिटली कहे कि मैं सबको बराबर ट्रीट करता हूँ, बट इसके अंदर अगर हिडन स्टीरियोटाइप्स हैं जिनके बारे में इसको पता ही नहीं है, जो इसके इम्प्लिसिट बिलीफ्स हैं, तो वो इसके डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे. इस लेक्चर की पीडीएफ तुम्हें यहाँ से मिलेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है टेलीग्राम चैनल का. और माय नेम रावनुक सिंह, यू आर वाचिंग माय अंडरडॉग्स आचार्य. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. डू नॉट क्विट. ओके.